राधे राधे मित्रों, हमारी इस इनिशिएटिव के तहत आज हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सामाजिक विज्ञान प्रारंभ करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है, जैसे कि हमारे इस सिलेबस में सामाजिक विज्ञान के तहत कौन कौन से विषय आते हैं। तो शिक्षा मंडल ने इस किताब को 4 खंडों में विभाजित किया है, जिसमें पहला भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है। तो इन 4 खंडों को एक एक करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरा करेंगे। तो सर्वप्रथम इन 4 खंडों में हमने सोचा है कि सर्वप्रथम हम राजनीति विज्ञान को देखेंगे, और उस राजनीति विज्ञान को देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र कैसा होता है हमारी बोर्ड में। इसे आप एक नज़र देख लेंगे और उस राजनीति विज्ञान को देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान में 10वीं कक्षा में 5 अध्याय दिए गए हैं, जिसमें ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। और इन 5 अध्याय में आज हम सर्वप्रथम अध्याय पहला जो है राजनीति विज्ञान का, जो है भारत के संविधान का निर्माण, तो हम इस अध्याय को आज शुरुआत करेंगे। तो उसको देखने से शुरुआत करने से पहले हमें सबसे पहला तो हमारा ये दायित्व तो बनता है कि हम ये देखें कि जो अध्याय का शीर्षक है वो क्या कह रहा है। तो अध्याय है हमारा भारत के संविधान का निर्माण। भारत से तो आप भली भांति परिचित हैं, वो देश जिसमें हम रहते हैं, वो देश जिसके अंदर हमारा राज्य छत्तीसगढ़ आता है और उसके अंदर हम निवास करते हैं। तो भारत को हम भली भांति समझते हैं, निर्माण का तात्पर्य भी समझते हैं, बनना। तो फिर ये संविधान क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है, तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें जाना पड़ेगा इसको जानने के लिए। देखिए, यदि एक व्यक्ति अकेला कुछ कार्य को करता है तो वो अपने मनमौजी तरीके से करता है। यदि उसके स्थान पर 2 लोग एक साथ आए और दोनों मिलकर एक साथ किसी कार्य को करना चाहें, तो वो दोनों आपसी सहमति बनाते हैं कि हाँ, इतना कुछ आप करेंगे, इतना कुछ मैं करूँगा, ये नियम होंगे और ऐसे ऐसे बंटवारा होगा रुपयों पैसे काम का हर चीज़। तो वो एक आपसी सहमति से होता है, जिसे नियम कहते हैं। यदि यही 2 लोग से बढ़कर 5 लोग हो जाएं और 5 लोगों का एक छोटा सा समूह हो जाए और वो समूह किसी कार्य को करे, तो वो फिर अपने एक नियम बनाएंगे कि फलां व्यक्ति इस कार्य की जिम्मेदारी लेगा, फलां व्यक्ति इस कार्य की जिम्मेदारी लेगा, इसका ये दायित्व होगा और ये नियम होंगे, इस नियम को तोड़ने पर यह ऐसा किया जाएगा। ऐसा होता है। ज़्यादातर हमारे घरों में भी कुछ छोटे छोटे नियम होते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के घरों में होता है कि सुबह इतने बजे के बाद घर से निकलना है, रात को 7-8 बजे से पहले घर वापस आ जाना है, वरना डांट पड़ती है। तो ऐसे कुछ नियम होते हैं जब किसी समूह को चलाने की आवश्यकता होती है। अब आप जानते हैं कि हमारा देश, जिसके संविधान के निर्माण की हम बात करने जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा देश है। 130 करोड़ के आसपास की जनसंख्या है इसमें, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। तो इतने बड़े देश के लिए, उसके लिए भी कुछ चलाने के लिए कुछ नियम कानून की ज़रूरत होगी। तो उन्हीं नियम कानून को बनाने के लिए, उन्हीं नियम कानूनों की एक समझ लीजिए श्रृंखला को, पूरा एक नियम कानूनों का लेखा जोखा जो लिखा रहता है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो ये तो हमारे समझ के शब्दों में हो गया। आगे देखते हैं कि संविधान क्यों है, क्या है, कैसे है। तो हम संविधान को जानने के लिए धीरे धीरे जब देखेंगे, तो इस अध्याय में हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि संविधान तो हमने समझ लिया, तो फिर ये संविधान क्या है, क्यों है, कैसे बना, इसके क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, और हमारे देश के अलावा कहीं अधिक और है तो कहाँ है और वहाँ किस प्रकार चलता है। साथ ही साथ इस अध्याय में हमारा जो है उद्देश्य है, वो कुछ शब्दों को, टर्म्स को भी समझना है। जैसे कि ये संविधान सभा होता क्या है, संविधान सभा होता क्या है, और ये उद्देशिका क्या है। साथ ही साथ अध्याय के अंत तक हम धीरे धीरे एक एक करके ये जो एक W5H स्ट्रेटजी है, इसमें क्या है, इसका उपयोग क्या है और कहाँ इसे लागू कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी देखते हैं कि संविधान है क्या। मैंने आपको बताया कि संविधान वो नियम कानूनों की श्रृंखला है जिसके तहत एक समूह, अब हमारे देश में देखा जाए तो हमारे देश को चलाने के लिए आवश्यक है। तो हमारे देश को नियम कानून जिससे चलाने के लिए आवश्यक है, उसे जिस किताब में लिखा गया है उसे हम संविधान कहते हैं। तो ये आपके समक्ष भारत का संविधान, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यही हमारे देश का संविधान है। और यही उसकी ये जो प्रारंभिक मूल प्रति, जिसे संविधान निर्माताओं के हस्ताक्षर के बाद रखा गया था, ये वो मूल प्रति की
फोटो आपके चित्र सामने में है। अब हमने साधारण बोलचाल की भाषा में समझ लिया संविधान क्या है। यदि हमें इसे सवाल के रूप में देखना है तो हम किस प्रकार लिखेंगे कि संविधान क्या है। देखिए, शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों, शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का संग्रह है संविधान। हमने कहा कि किसी समूह को चलाने के लिए, चलाना मतलब उसका शासन व्यवस्था, अगर किसी देश के संबंध में देखा जाए तो शासन व्यवस्था किसी देश का, उसको चलाना है हमें, तो उसके लिए आधारभूत हमें कुछ नियम बनाने पड़ेंगे और कुछ सिद्धांत रखने पड़ेंगे कि इस सिद्धांत को हम कुछ भी हो जाए नहीं तोड़ेंगे। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे सिद्धांत है जिसे संविधान में मूल रूप दिया गया है। समानता का अधिकार जैसे उसमें से एक है, और जो भी हमें नागरिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार हम कहते हैं जिसे, तो उन्हें हम नहीं तोड़ सकते, वो हमारे सिद्धांत हैं और हमारे आधारभूत नियम हैं। उसी प्रकार अनेक नियम हैं, तो उन सभी का संग्रह होता है शासन व्यवस्था के आधारभूत नियम, कि हमारा शासन व्यवस्था किस प्रकार चलेगा। जैसे हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा, ये आधारभूत नियम हैं और उन सिद्धांतों का संग्रह। तो शासन व्यवस्था के आधारभूत नियमों और सिद्धांतों का संग्रह संविधान है। ये हमारा डेफिनेशन हो गया। एक और डेफिनेशन ये है कि संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों का ऐसा समूह है। संविधान मूलभूत नियमों या प्रावधानों, उसी शब्द में फिर बदल दिया गया है कि मूलभूत नियमों या प्रावधानों का ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। अब इस परिभाषा को पढ़ने के बाद हमारे मन में एक सवाल उत्पन्न होना चाहिए कि हम तो हमारे देश के लिए बात कर रहे हैं, इस परिभाषा में राज्य क्यों बोला गया है कि संविधान मूलभूत नियमों और प्रावधानों का समूह है। ये तो हम समझ गए, तो वो राज्य के गठन के लिए और उसके शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। ये तो देश के गठन और उसके शासन प्रणाली को निर्धारित करना चाहिए। तो ये इस शब्द को समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है कि राज्य के गठन और उसके शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। इसे हम आगे देखेंगे कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। देखिए, राजनीति विज्ञान में राज्य अथवा अंग्रेजी में जिसे स्टेट कहते हैं, वो क्या होता है? एक ऐसी इकाई जिसके पास एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार तथा संप्रभुता हो। भूभाग अर्थात हमारा भूभाग है, ऊपर में आप देखेंगे कश्मीर से लेके नीचे कन्याकुमारी यहाँ पास आपके नीचे नहीं है श्रीलंका के ऊपर, वो बगल यहाँ पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे निचले क्षेत्र में है, तो वो कन्याकुमारी। और आपका इधर पूरा पश्चिम में भी देखेंगे तो एक और यहाँ पास गुजरात से लेके इधर पूरा फैला हुआ है, पूर्व साइड में भी उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ। तो एक निश्चित भूभाग है हमारा, एक निश्चित जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, अभी बढ़कर 130 करोड़ से भी ज़्यादा कुछ हो चुकी है। सरकार है हमारे देश की एक सरकार है। हमारे देश की सरकार वर्तमान में एनडीए की सरकार है तथा संप्रभुता है। हमारा देश स्वतंत्र है, किसी और पर निर्भर नहीं करता, तो उसे राज्य कहते हैं। और यहाँ राज्य की परिभाषा दिया गया है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और फला और भी हैं। तो यही वजह है कि यहाँ हमें बोल रहे हैं कि संविधान मूलभूत नियमों तथा प्रावधानों का ऐसा समूह है जो राज्य के गठन और उसके शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। दरअसल अब ये सवाल है कि हम यहाँ राज्य के जगह देश क्यों नहीं लिखे। दरअसल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ केस चलते हैं। जब किसी के इसके विरुद्ध ये, जैसे हम लिखेंगे, हम एक केस कर दें तो हम बोलेंगे कि स्वामी वर्सेस, हमने किसी के ऊपर हमारे मृत्यु पर केस कर दिया आरजे, तो स्वामी वर्सेस आरजे का एक केस चलेगा, ऐसा कुछ है। तो यदि राज्य के विरुद्ध कोई व्यक्ति केस करता है तो उसे, या देश के विरुद्ध कोई केस होता है तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है स्टेट वर्सेस, हम यदि केस करेंगे तो स्टेट वर्सेस स्वामी, तो उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमारे देश को स्टेट लिखा जाता है। तो ये वही स्टेट है जिसे हम राज्य के रूप में लिखते हैं। हालांकि वो देश भी है, समझने के लिए हम उसको समझेंगे कि राज्य भी कह सकते हैं, स्टेट लिखते हैं उसे लीगल डॉक्यूमेंट्स में। तो संविधान वो मूलभूत नियमों तथा प्रावधानों का समूह है जो राज्य के गठन और उसके शासन प्रणाली को निर्धारित करता है। ये तो संविधान हम समझ लिए। अब हमारे समक्ष ये सवाल उत्पन्न होता है कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, हमने कहा कि अब किसी समूह को चलाना है तो नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी, और हमारा संविधान जो है सन 1950 में लागू हुआ है। 1946 में बनना वो प्रारंभ हुआ था संविधान सभा का गठन के साथ। तो अब ये ऐसा यदि है तो फिर
हम तो बहुत पहले से हैं दुनिया में, लोग बाग भी बहुत पहले से हैं, तो नियम कानून भी पहले से रहे होंगे, तो फिर 1946 में फिर क्यों बना? तो इसे समझने के लिए हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। पहला तो ये कि हमारे देश में पहले अंग्रेज राज करते थे। तो हमारे देश में जब अंग्रेज राज करते थे 1600 ईस्वी पूर्व में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आई, तो तब से धीरे धीरे करके पूरा शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लिया। तो नियम तो थे हमारे देश में, पर ये नियम उनके अनुसार थे, उन्होंने बनाया था कौन राज करेगा, कैसे राज करेगा, क्या क्या नियम होंगे, कौन वोट देगा, कौन नहीं देगा, तो ये उनके अनुरूप का शासन नियम था। तो उसे बदलना था हमें, क्योंकि स्वतंत्रता के जो सेनानियों के द्वारा प्रयासों से हमें स्वतंत्रता मिलने वाली थी। तो 1946 के आसपास हमारे पास संविधान सभा का गठन होता है। अब ये संविधान सभा क्या है इसे आगे देखेंगे। तो संविधान सभा जो है संविधान बनाने का कार्य में करता है, जुट जाता है, तो उसके समक्ष ये आवश्यकता उत्पन्न हुई रहती है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश का शासन कैसा हो। तो उसी शासन के लिए फिर से नियमों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो नए नियम हम बना रहे हैं उसी हम संविधान में आवश्यकता देते हैं। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है? ताकि हम अपने देश का शासन प्रणाली निर्धारित कर सकें और उसे उस संविधान में लिख सकें। तो हमारा देश ने डेमोक्रेसी को चुना। डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र, प्रजातंत्र अर्थात जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। तो ये प्रजातंत्र कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पार्षद को अपने यहाँ के, या आप पंच को चुनते होंगे जिसे नगर पंचायत में पार्षद कहते हैं, अध्यक्ष हम कहते हैं, आप सरपंच जिसे कहते हैं उसे चुनते हैं। हम स्वयं हम अपने राज्य के अपने क्षेत्र में उनको चुनते हैं, विधायक को और सांसद को चुनते हैं। तो जनता ही चुन के भेज रही है, क्योंकि जनता स्वयं तो इतने बड़े देश में जाकर नियम कानून बना नहीं सकती, तो अपने एक चयनित प्रतिनिधि को भेजती है। तो शासन प्रणाली कैसा हो, तो हमने इसे चुना, इस प्रकार का शासन प्रणाली होगा। तो ये इसको दर्ज करना पड़ेगा संविधान में, अन्यथा कल ना कोई आकर बोल दे कि कैसा है, क्या है, इसे बदलना है। तो एक ये है कि शासन प्रणाली की आवश्यकता क्यों है। अब हमने चुन लिया कि हाँ हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होगा, एक मंत्री परिषद होगा, ये हमारे देश के लिए कानून बनाएंगे और उस कानून के तहत हम चलेंगे। इन लोग मिलकर संसद में, संसद कानून बनाएगी, संसद में ये सब बैठते हैं सारे सांसद, तो वो कानून बनाएगी। तो अब हमारे समक्ष एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि हमने तो चुन कर भेज दिया, अब निर्णय लेने की शक्ति, मूल निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथों में हो। तो इसे भी बताने के लिए हमारे संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में ही लिखा है कि निर्णय लेने की शक्ति संसद के हाथ में है। संसद कानून बनाएगी हमारे देश के लिए, हमारे देश के लिए संसद कानून बनाएगी। राज्य के लिए अगर कुछ कानून बनाना है जो सीमित प्रभाव है, वो हमारी राज्य की विधानसभा कानून बनाएगी। तो ये निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथ में हो, और उसके साथ साथ अब संसद कानून बनाएंगी और जो मूलभूत निर्णय है वो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, ये तीनों जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, तो उन लोगों के हाथ में हो मूल निर्णय लेने। उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, इनके हाथों में हो। तो ये संविधान में दर्ज है कि कौन निर्णय लेने की शक्ति किसके हाथों में होगी। इसके साथ ही हमारे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारा दमन हो रहा था, हमारा शोषण हो रहा था, हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, हमारे कुछ अधिकार नहीं थे, हमें कुछ भी करने से स्वतंत्रता से रोका जा रहा था। तो अब भाई स्वतंत्रता संग्राम का मूल उद्देश्य तो यही था ना कि हमें स्वतंत्रता मिले। तो स्वतंत्रता मिल तो गई, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा। आज हम चुन लेते हैं अपनी सरकार, या तो राजा महाराजा जैसे पुरानी रहने दिया जाए, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि हमारे अधिकार को फिर से वो राजा महाराजा या हमारे चुने द्वारा प्रतिनिधि अपने मनमाने तरीके से बदल ना दें। तो उसकी अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है, क्योंकि संविधान में दर्ज है कि हमारे ये मूल अधिकार हैं, और इसे राज्य भी चाहे, सरकार भी चाहे, तो इस मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकती। तो उनकी रक्षा के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि सरकार कानून बनाएगा, संसद में बैठेगा, तो संसद में कानून बनाते हैं हमारे द्वारा चुने गए सांसद, विधानसभा में हमारे द्वारा चुने गए विधायक राज्य के लिए कानून बनाते हैं। तो इन कानूनों की सीमा किस हद तक होगी। अब कुछ हम ऐसा मनमाना कानून तो नहीं बना सकते ना कि कोई सरकार के विरुद्ध यदि बोल दिए कुछ भी कि हाँ हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है तो उसे सीधा मृत्यु दंड दे दे, अगर हम सरकार में हैं हम ऐसा कानून बना दें। या हम ऐसा कानून बना दें कि सभी लोगों को प्रधानमंत्री की घर में एक तस्वीर लगाकर सुबह शाम रोज़ अगरबत्ती जलाना है उसके सामने, यदि हम ऐसा कानून बना दें तो ऐसा कानून तो गलत होगा, अन्याय होगा। तो इस संविधान में
इस संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं और कुछ ऐसे संस्था जैसे कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उनका भी प्रावधान किया गया है जो कानूनों की सीमा निर्धारित करेगा कि किस हद तक ये बनाए गए कानून सही हैं। तो ये सब संविधान में दर्ज है, उसके लिए संविधान आवश्यक है। अब देखिए, चाहे हम कितना भी अच्छा संविधान क्यों ना बना लें, वक्त के साथ हमें बदलना पड़ेगा। एक वक्त था जब हम कलम कागज़ में लिखते थे, आज हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, मोबाइल में मिनटों में वीडियो में कुछ चीज़ को देख लेते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, तो वक्त के साथ व्यक्ति की आवश्यकता परिवर्तित होती है। पहले रोटी कपड़ा मकान कहा जाता था, अब रोटी कपड़ा मकान के साथ मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट जुड़ गया है। केरल ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट को मूलभूत सुविधा के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, केरल राज्य ने। तो वहाँ तो इंटरनेट को हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य की बात हो रही। तो परिवर्तन तो होगा हर चीज़ में ज़रूरत के साथ, तो कानूनों में भी परिवर्तन होगा वक्त के साथ। हमें अपने वक्त के साथ कानूनों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा, मूल चीज़ों को छोड़कर। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो अधिकार को, जो चीज़ हमारे अधिकार की रक्षा करे, उसके सिवा जो अन्य चीज़ें हैं उनमें, जैसे कि हमने मध्य प्रदेश हमारा राज्य था, पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। अब छत्तीसगढ़ को सन 2000 में अलग किया गया। तो जब अलग राज्य बनना है छत्तीसगढ़, तो ये कैसे बनेगा? तो संविधान में इसके लिए नियम वर्णित है। यदि आप अभी वर्तमान में देखेंगे तो अभी हमें आप नोटिस करेंगे कि सामान्य वर्ग को भी ओबीसी और जो बाकी है उनकी तरह आरक्षण देने के लिए 10% का प्रावधान किया गया। तो वो कैसे करेंगे? हमारे संविधान में उसका प्रावधान नहीं था, तो उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये संविधान में परिवर्तन होगा, तो कौन बताएगा कि कैसे परिवर्तन होगा? तो ये स्वयं संविधान में लिखा है कि उसमें किस प्रकार परिवर्तन होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी और उसकी सीमा क्या होगी, ताकि उसी प्रक्रिया के तहत संविधान में परिवर्तन किया जा सके। अब देखिए, हम जब नियम कानून बनाते हैं तो उसमें कुछ आधारभूत मूल्य रहते हैं जिसे हम संविधान में दर्ज करते हैं, और जो हमारे संविधान की मुख्य विशेषता होती है, जिसके अनुरूप हमारा देश चलता है और वो हमारे देश की भी विशेषता होती है। तो उन्हीं आधारभूत मूल्यों को लिखित स्वरूप देने के लिए भी संविधान की आवश्यकता है। हमारे संविधान का आधारभूत मूल्य यदि हम देखेंगे, हमारे संविधान का आधारभूत मूल्य हम देखेंगे तो ये हमारे जो भारत संविधान की उद्देशिका है, इसमें जो सारे शब्द लिखे हैं ये हमारे संविधान के आधारभूत मूल्य हैं और विशेषता है। तो उन्हें संविधान में जगह दिया गया है, तो उन सब के लिए भी आवश्यक है संविधान। साथ ही साथ हमारे संविधान में लोकतंत्र को जगह दिया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली, तो उसकी रक्षा के लिए भी संविधान में लिखित रूप से होना आवश्यक है, ताकि कोई इसके प्रक्रिया के साथ छेड़खानी ना कर सके। तो ये हमने समझ लिया कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। अब हम देखते हैं कि संविधान निर्माण, जब हम बोले कि अंग्रेज जब वापस चले जाएंगे तो हमारे देश का संविधान कैसा हो, तो ये हमें तय करना था। तो जब हमें ये तय करना था तो संविधान हम एक दिन में तो नहीं बना सकते। मैंने कहा कि हम तो लोग बाग पहले से भी हैं, समूह पहले से भी है, और वो कुछ नियम कानून में चल रहे थे। तो ये नियम कानून बनना कब से चालू हुए? वैसे तो बहुत पहले से हैं, लेकिन हम अंग्रेजों के संदर्भ में बात करेंगे। और सबसे पहला उसमें जो देखने लायक चीज़ है, तो सन 1773 में अंग्रेजों ने एक एक्ट, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट द्वारा हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहते हैं, जिसके तहत पहली बार नियमों के रूप में भारत के जो सरकार को है या यूँ कहें कि शासन को बांधने की कोशिश हुई। तो ये उस संविधान निर्माण में इसे भी ये पहला कदम के रूप में देख सकते हैं जो अंग्रेजों ने प्रारंभ किया था अपने समय पे। तो इसमें ये कहा गया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि उस वक्त जो है मुख्य रूप से बंगाल और ये बिहार ऐसे प्रोविंसेस थे, तो इन्हें एक अंदर लाया गया। ऐसे उसमें कुछ मुख्य प्रावधान थे, बहुत से प्रावधान हैं, तो हम उसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ये समझेंगे कि उसमें ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पहला प्रावधान किया गया, जिसमें भारत के जो अंग्रेज के जो शासित राज्य थे उन सभी राज्यों को एकीकृत किया गया कि उस सभी राज्यों में जो अलग अलग गवर्नर बैठते थे उनका शासन एक व्यक्ति के हाथों में हो, ऐसा। इसके बाद अंग्रेज हमारे देश में राज्य कर रहे हैं, 1773 के बाद भी चल रहा है। धीरे धीरे उनका दमन बढ़ता गया। एक स्थिति ऐसी आई कि हमारे देश के लोगों को लगने लगा कि नहीं, हम तुम्हारे शासन में नहीं रह सकते, तुम हम पर अन्याय कर रहे हो। तो उसी दौरान कुछ बुद्धिजीवियों ने ये सोचा कि नहीं, अब हम तुम्हारे लिए नहीं रह सकते और हमें कुछ अधिकारों की आवश्यकता है, हमारे लिए कुछ नए प्रावधानों की आवश्यकता है, और इसी के तहत
श्री मोतीलाल नेहरू जी की सन 1928 में एक रिपोर्ट आई 10 अगस्त को। ये मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी के पिताश्री हैं, तो उनकी एक रिपोर्ट आई 10 अगस्त को, जिसमें उन्होंने कुछ मांगे रखी हमारे नियम को चलाने के लिए, बदलने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि हमें पहले तो जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता है। जिम्मेदार सरकार कहने से क्या मतलब है? जिम्मेदार सरकार कहने से ये मतलब है कि जिम्मेदार सरकार तभी होगी जब हम सभी उसे चुनकर भेजें और उसे डर हो, भय हो कि यदि हम उन जनता के कार्य ना करें तो हमें जनता दोबारा नहीं चुनेगी। तो जनता हम सभी चुनेंगे, हम सभी अर्थात सारे वयस्क के लिए एक सीमा उम्र रखी गई। वर्तमान में 18 वर्ष वयस्क कहलाता है। तो ये 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्ति वर्तमान में वयस्क हैं। तो ये सभी जितने भी व्यक्ति हों, अमीर गरीब, बिना किसी भेदभाव के, वो सब चुन कर भेजें, ऐसी सरकार का निर्माण हो। और साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो। अल्पसंख्यक अर्थात अब हमारे देश में यदि हम देखेंगे तो ज़्यादातर जो संख्या है वो हिंदुओं की है। 50% से अधिक हमारे देश में हिंदू है। मुस्लिमों की संख्या यदि देखें तो 14% के आसपास आ जाती है। उसी प्रकार और भी धर्म हैं, जैसे जैन हैं, बौद्ध हैं, तो इन सभी की संख्या कम है। तो उस समय भी अल्पसंख्यक थे, मुस्लिम उस समय भी अल्पसंख्यक थे, सिख थे उस समय भी। तो इन अल्पसंख्यकों के लिए सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, ये भी उस समय का प्रावधान था। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि मैंने जैसे कि बोला कि हमारा सभी दमन होता था अधिकारों का। आप देखें, किसी को भी गोली मार दो, कभी भी किसी के लिए कुछ भी नियम बना दो। एक नियम ऐसा भी बना था कि आप सरकार जिसे भी चाहे बिना किसी वजह के, बिना सुनवाई के जेल में डाल देगी, ऐसा भी एक नियम बना था। आप सभा नहीं कर सकते थे, आप संगठन सही से नहीं बना सकते थे, आपको स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि हमें वो सभी नागरिक अधिकार वो हमें उपलब्ध कराया जाए। ये सभी आगे चलकर हमारे मूल संविधान में भी हैं, जिसे हम मूल अधिकार कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, सभा करने का, संगठन बनाने का, ये सब उसमें भी हैं, अभी वर्तमान में दिया गया है। एक और बोला गया कि भाषाई राज्य पुनर्गठन किया जाए, कि भाषा के आधार पर जो हमारे उस समय के राज्य बने थे, जिसे हम प्रोविंसेस कहते हैं, प्रांत कहते थे उस वक्त, तो उनका पुनर्गठन मतलब फिर से गठन हो। जैसे कि उस वक्त एक हमारा था मद्रास प्रोविंस जिसे बोलते थे, वो मद्रास प्रोविंस वर्तमान के हमारे राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आपका देखेंगे तमिलनाडु, ये तीनों राज्य उस समय एक मद्रास प्रोविंस में आते थे। तो उस समय बहुत पहले से ही ये मांग चल रही थी कि मद्रास प्रोविंस में तमिल बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाले, ये दोनों बोलने वाले रहते हैं। आप देखेंगे कि तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग तेलुगु बोलते हैं। तो ये सब एक साथ रहते थे। तो मांग चल रही थी कि सामंजस्य नहीं हो पा रहा है, अतः भाषा के आधार पर अलग राज्य हो। तो भाषाई राज्य पुनर्गठन का भी प्रावधान किया गया। ये भी आगे चलकर स्वतंत्रता के पश्चात हुआ और अब उसके फलस्वरूप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आज एक अलग राज्य है। तेलंगाना रिसेंटली हुआ है 2014 में। तो ये नेहरू रिपोर्ट में कुछ मुख्य प्रावधान थे जो संविधान निर्माण के पहले हुए। उसके बाद आता है हमारा, इस रिपोर्ट को जाहिर सी बात है कि नहीं मानेगी अंग्रेज सरकार, क्योंकि वो भारतीयों को ये जो सारे अधिकारों की इसमें बात हुई है वो सब देना नहीं चाहेगी। कुछ को मानेगी, कुछ को नहीं मानेगी। अल्पसंख्यक आरक्षण को मानी जोड़ तोड़ करके, कुछ उसमें भी परिवर्तन, ये पुनर्गठन ये नहीं। तो ये कुछ अधिकार माने गए, कुछ नहीं माने गए। आगे चलकर हम विरोधों के बढ़ते स्वरूप और हमारे समाज में जागरूकता के फलस्वरूप अंग्रेजों को लगा कि कुछ नियम कानून हमें मानने पड़ेंगे। तो इसके फलस्वरूप सन 1935 तक जाते जाते ब्रिटेन की संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जिसके तहत अनेक प्रावधान किए गए। आज का जो हमारा वर्तमान का संविधान है, जिसे संविधान सभा ने बनाया है, उसमें के ज़्यादातर प्रावधान, यूँ कहें आधे से अधिक प्रावधान इसी से लिए गए हैं। तो इसमें ऐसे क्या प्रावधान है जो हमें वर्तमान में लिए गए हैं? ये हमारे सरकार का स्वरूप कैसा हो, इसमें मंत्रिमंडल की स्थिति हो, साथ ही यहाँ पर पिछड़े वर्गों के लिए सीटों का जो आरक्षण है वो भी इसी 1935 के अधिनियम में सम्मिलित था, जिसे वर्तमान में हूबहू लिया गया है हल्का काट छाट के साथ। अब इस अधिनियम को मैंने कहा कि आधे से अधिक लिया गया है, साथ ही इसमें कुछ ऐसे भी थे विसंगतियाँ जो उचित नहीं थे, उन्हें हटा दिया गया है। तो वो क्या थे? उस टाइम वोटिंग का अधिकार बहुत कम लोगों के पास था। इस अधिनियम के अनुसार चुनाव होता था, तो ये 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में चुनाव हुआ था।
1937 में। तो उसमें वोटिंग का अधिकार बहुत कम लोगों के पास था, यूँ कहें कि केवल 10% कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में, तो उन्हें हटा दिया गया। साथ ही साथ धर्म के आधार पर कि कुछ सीट मुस्लिमों के लिए आरक्षित है, उसमें केवल मुस्लिम वोट डाल सकेंगे। अभी तो ऐसा नहीं है, कुछ सिख के लिए है, उसमें केवल सिख वोट डाल सकेंगे, बाकी लोग वोट नहीं डालेंगे। तो ऐसे कुछ आरक्षित सीट और वोटरों का भी उस समय प्रावधान था 1935 के अधिनियम में, जिसे हमारे संविधान में नहीं दिया गया है अभी वर्तमान में जगह। तो कुछ हैं जिनको जगह दिया गया है और कुछ हैं जिनको जगह वर्तमान संविधान में हमने नहीं दिया है। तो ये तो थी हमारे कि संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने कहा संविधान हमें बनाने के लिए संविधान सभा की आवश्यकता महसूस हुई। तो सन 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ब्रिटेन के संसद ने एक समिति भेजी जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं 1946। अब हमारे लगातार बढ़ते स्वतंत्रता आंदोलन से वो भी परेशान हो चुके थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने भी सोचा कि चलो बनाते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नहीं, सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के वक्त उन्होंने एक बार और कोशिश की थी। स्टेफोर्ड क्रिप्स के समिति सन 1942 में क्रिप्स आया था यहाँ, उसने भी कोशिश की कि चलो कुछ हम बोल देते हैं आपके सामने प्रस्ताव, अब हमारा विश्व युद्ध में सहयोग कीजिए, उसके बाद आपको स्वतंत्रता दे दिया जाएगा। लेकिन तत्कालीन उस समय एक मुस्लिम लीग हुआ करता था, जो मुस्लिम लीग आज पाकिस्तान के बनने के लिए जिम्मेदार है। तो वो उस समय उसके कुछ राजी नहीं हुए कुछ प्रावधानों से, वो अलग पाकिस्तान चाहते थे उस वक्त, तो वो नहीं बन पाया 1942 में संविधान। तो फिर विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। इसमें भी वो जो क्रिप्स महाशय इसमें भी सम्मिलित हैं, लेकिन अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस हैं। तो ये समिति आती है, इसमें भी वही मुस्लिम लीग का वही जिद है कि नहीं हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ हद तक वो अपनी कुछ मांगों को इसमें मानता देखकर शामिल तो हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तान नहीं बन रहा है, लेकिन वो शामिल तो हो जाते हैं कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें शामिल होते हैं। तो ये कैबिनेट मिशन क्यों आया था? मैंने बताया कि संविधान बनेगा तो कैसे बनेगा, उसका शासन प्रणाली स्वरूप क्या हो, ये निर्धारित करने। तो ये शासन व्यवस्था प्लस संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान बनेगा तो कौन बनाएंगे, कौन लोग होंगे, कैसे बनेगा, ये जब उसको तय करने आया ये सभा। तो कौन लोग होंगे उसमें? मैंने कहा अभी पिछले स्लाइड में अभी कहा है कि ये 1935 में भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए थे। तो उस 1937 में जो चुनाव हुए थे प्रांतों में, उस वक्त राज्य को प्रांत कहा जाता था, तो उस प्रांतों में जो चुनाव हुए थे, यूँ समझ लीजिए कभी विधायक की तरह, तो उन लोग जो बैठे हुए थे प्रांतों में सभी 1937 के चुनाव से प्रांतीय विधानसभा में, उन्हें हम निर्वाचक मंडल मानेंगे। निर्वाचक मंडल अर्थात वही लोग हमारी संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे कि कौन लोग हमारा संविधान बनाएंगे। तो इसका भी एक नियम रहा कि प्रति 10 लाख जनसंख्या में एक व्यक्ति को चुना जाएगा, और वो प्रांतीय विधानसभा के लोग ही अपने बीच में से एक चुनेंगे। तो ये तो विधानसभा हो गए। उस वक्त ऐसी भी थी कि सारे के सारे अंग्रेजों के अंतर्गत आते थे, लेकिन कुछ राजे रजवाड़े भी थे जो अपने अंग्रेजों को अपने अधीनता स्वीकार कर लिए, लेकिन शासन स्वयं वही कर रहे थे। तो जो डायरेक्ट अंग्रेजों के नियंत्रण में थे प्रांत, वो तो हमने चुन लिया कि प्रांतीय विधानसभा 1937 चुनाव। अब जो राजे राजवाड़े के नियंत्रण में थे, उन्हें ये कह दिया गया कि राजे राजवाड़े अपने प्रतिनिधि तय करेंगे जो आकर संविधान सभा में बैठेंगे। तो ऐसे कुल 93 प्रतिनिधि राजा राजवाड़े के हिस्से में गए कि 93 लोगों को उन्हें चुनना था, और प्रांतीय विधानसभा उस वक्त कुल 11 प्रांत थे, उसमें से 292 लोगों को चुनना था, ये प्रति 10 लाख में एक इस नियम का फॉलो करते हुए। और साथ ही मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे उस समय, जो है दिल्ली है, अजमेर मारवाड़ है, कुर्ग है, इसी तरह 4 प्रांत थे उस समय। तो उन चारों प्रांतों में मुख्य कमिश्नर प्रांत कहते हैं, उसमें से 4 चुनना था। तो ये चारों अलग, तो कुल 292 प्रांतों से 93 राजे राजवाड़े और 4 मुख्य कमिश्नर प्रांत, इन सब को लेकर यह तय किया कि कुल 389 सदस्य संविधान सभा में होंगे। और उसका नियम मैं बता चुका पहले कि प्रांतीय विधानसभा से आएंगे जो चुनाव के द्वारा राजे राजवाड़े नियुक्त करेंगे, मुख्य कमिश्नर प्रांत से उस समय के गवर्नर जनरल नियुक्त कर देंगे। तो ये ऐसा कुछ है, 389 लोगों का संविधान सभा बनना था, और संविधान सभा में इन लोगों को हमारे देश के लिए कानून बनाना था। तो यहाँ तक ठीक है।
अब आगे देखते हैं। ये देखिए संविधान सभा जो बनना था, ये हमारे संविधान सभा में ध्यान से देखिए, ये पंडित नेहरू जी बैठे हुए हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हें संविधान के जन्मदाता भारत के ऐसा कहा जाता है। और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और उस समय जो संविधान सभा बनी थी उस सभा के अध्यक्ष भी थे ये। तो ये सब उस समय के प्रावधान हुए और ये संविधान सभा हमारी चालू हो गई, ऐसे बनी। तो ये संविधान सभा आप देखते हैं कि है क्या। मैंने कहा संविधान सभा ऐसी सभा है संविधान सभा जो आइन का निर्माण करती है। आइन मतलब दर्पण नहीं, आइन मतलब संविधान को कहते हैं, उर्दू शब्द है आइन। तो जो आइन का निर्माण करता है, संविधान का निर्माण करता है, ऐसी सभा उसे संविधान सभा कहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया हमने पहले ही बता दी। अब उनका पहला बैठक कब होता है? 9 दिसंबर सन 1946 को पहली बैठक होता है संविधान सभा। तो 389 लोगों में पूरे 389 तो आए नहीं। राजे राजवाड़ों ने अपने जो 93 प्रतिनिधि है वो भेजे नहीं थे, तब तक वो तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए, कि हम अपनी स्वतंत्रता की बात करें या इस संविधान सभा में शामिल हों, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी सत्ता चली जाएगी राजे राजवाड़ों की। तो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। मुस्लिम लीग भी आनाकानी कर रहा था। उस वक्त तो कैबिनेट मिशन को मान गया, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आनाकानी कर रहा था, क्योंकि 1937 के चुनाव में उनके पास ज़्यादा सीटें थी नहीं। तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी, मनमाना चाहते थे वो। तो वो ऐसी बहुत सी असमंजस की स्थितियाँ थी जो 9 दिसंबर की पहली मीटिंग में हमारे सामने और संविधान सभा के सामने थी। फिर भी दूसरी बार जब संविधान सभा की दूसरी बार जब उन लोग मिले 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। यहाँ एक कन्फ्यूज़न बच्चों को हमेशा होती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे हम संविधान सभा के अध्यक्ष कहते हैं, तो फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? उन्हें भी तो कई लोग संविधान सभा की अध्यक्ष समझ लेते हैं। तो जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे संविधान जो बनाने की सभा थी, जो संविधान बनाने का कार्य था, उसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो संविधान को ड्राफ्ट करना था, अंतिम स्वरूप जो देना था, उसके अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान के प्रारूप समिति, या यूँ कहें कि ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ये 11 दिसंबर को चुन लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब मैंने कहा असमंजस की स्थिति 9 दिसंबर को थी, वो 11 को भी रहेगी 2 दिन बाद। तो ये असमंजस की स्थिति धीरे धीरे करके समाप्त होने लगी। और देखते हैं फरवरी 1947 तक अंग्रेज़ों ने कह दिया कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम। ये वो उन्हें पता नहीं था कि जहर ज़िंदगी का भी पीने वाले हैं, और ये जहर कितना भारी पड़ेगा। तो कह तो दिया उन्होंने कि अब तेरे बिन जी लेंगे हम, और अलग होने चले गए। तो बंटवारा 1947 फरवरी में तय हो चुका था। धीरे धीरे करते हमारे संविधान का कार्य आगे बढ़ा। जो उस वक्त की परिस्थिति थी उसके अनुसार जो उधर चले गए वो वहाँ पास हो गए, जो इधर पाकिस्तान वाले लोग पाकिस्तान में अलग, भारत अपने अलग, ऐसा प्रक्रिया धीरे धीरे होने लगी, आगे बढ़ने लगा। राजे रजवाड़े भी अपने वो को भेजने लगे धीरे धीरे प्रतिनिधियों को। उन्हें भी लगा कि हमें यहीं रहना उचित है, दूसरा ऑप्शन नहीं है। शायद सही थे, पाकिस्तान के जाते तो देख लीजिए क्या हालत होती। नक्शा पाकिस्तान का सर्च कीजिए तो सुना है कि गूगल में कुछ आता है, किसी प्राणी की तरह दिखता है। जो भी है उस पर हम नहीं जाएंगे, किसकी तरह दिखता है आप देख लीजिएगा। तो ये 17 मार्च 1947 को फिर संविधान सभा कुछ प्रक्रियाओं का पालन करता है।